हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश का ये इंट्रोडक्शन सेशन है बच्चे। ये क्या है, इंग्लिश शुरू करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स हैं उसको जान लेना चाहिए, ताकि इंग्लिश समझने में जब चैप्टर शुरू हो तो समझने में हमें किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना आए। ये वो सेशन है। चलिए, तो हम बात करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए, आखिर आप लोग इंग्लिश पढ़ क्यों रहे हैं, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं इंग्लिश क्यों पढ़ना चाह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन ऐसे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, एनडीए है, सीडीएस है, हाई कोर्ट का पेपर है, सिविल कोर्ट का पेपर है, कुछ भी है, एमबीए का पेपर है, कैट है, जेट है, कुछ भी है, उसमें कुछ एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट टाइप से, और वो एक अलग लैंग्वेज में होता है, और वो लैंग्वेज ही हमारा इंग्लिश होता है। उसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? जैसे आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे जा सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना है, और ये जनरली पूछा जाता है बीपीएससी टीचर वाले एग्जामिनेशन में, ये पूछा जा रहा है इस तरह से, ठीक है। और फिर सिविल कोर्ट में ऐसा पूछा जाता है। स्पॉटिंग एरर, ये लगभग सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये एक एरर, स्पॉटिंग एरर का ही एक पार्ट होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेज, वर्ब्स और वर्ड्स, ये भी पूछा जाता है। इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेल आउट मतलब एक ऑप्शन में वर्ड दिया रहेगा और बाकी उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछेगा कि कौन सा सही है, या फिर 4 दिया रहेगा, पूछेगा कि उसमें से कौन सा सही है या फिर उसमें से कौन सा गलत है ना। तो स्पेल आउट का मतलब वही है कि आपसे या तो वो सही वाला पूछ सकता है, या फिर आपसे वो जो रॉन्ग है वो पूछा जा सकता है। पैसेज पूछा जा सकता है। कॉम्प्रहेंशन सेक्शन ये है पैसेज, कि आपको कोई एक स्टोरी लिखा रह सकता है और उस स्टोरी बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस उसके नीचे आएंगे, वो पैसेज कहलाता है। क्लोज टेस्ट क्या है? एक पैसेज ही होता है जिसमें बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होता है, वो आपको फिल करना होता है, वो होता है क्लोज टेस्ट। पीक्यूआरएस क्या है? असल में ये पैराजंबल है। सेंटेंस जो है उसका असेंबलिंग सही से किया हुआ नहीं रहता है, वो अरेंज किया हुआ नहीं रहता है, उसको जहां तहां लिख दिया जाता है, और उसको बोला जाता है, जैसे 4 सेंटेंस दिए गए या 6 सेंटेंस दिए गए, उसको बोला जाता है इसको अरेंज करें, सही सीक्वेंस में उसको अरेंज करना है, वही पीक्यूआरएस, वही पैराजंबल कहलाता है। तो इतने तरीके से इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी को हम ठीक करने के लिए हम लोग पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़ते हैं। तो इंग्लिश शुरू करने से पहले हम लोग को क्या क्या कुछ छोटी बातों की जानकारी होनी चाहिए, मैं उसके ऊपर ये बात करना चाह रहा हूं। जैसे देखिए, इंग्लिश क्या है, यहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज कहां से आती है बच्चे? हम जो ये बोल रहे हैं ना, हम लोग जो ये बात कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप अगर अभी सुन रहे हैं, या फिर आप बोल रहे हैं, कोई और सुन रहा होगा, ये जो बोल रहे हैं, ये जो साउंड आ रहा है, यही तो आप समझ पा रहे हैं ना। तो जो साउंड आप समझ पा रहे हैं वो साउंड ही लैंग्वेज है। वो साउंड क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है। द साउंड कम्स फ्रॉम आवर माउथ टू से समथिंग, कुछ भी कहने के लिए, जैसे मैं अभी इंग्लिश के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो ये कहने के लिए एक साउंड जो आ रहा है मेरे माउथ से, वो साउंड ही जो है वो लैंग्वेज है, क्योंकि उसी को आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। इस लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? अल्फाबेट। और अल्फाबेट क्या होता है? ए टू जी। देखिए, इसको जेड नहीं पढ़ा जाता, इसको क्या पढ़ा जाता है? जी, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? अल्फाबेट। और इस अल्फाबेट को 2 पार्ट में रखा जाता है, एक कहलाता है वॉवेल और दूसरा कहलाता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। वॉवेल जनरली क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो रेस्ट बच गए 21, वो क्या कहलाए? कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो ये वॉवेल्स कहलाते हैं, और ये बाकी जो बच गया वो क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने सबसे छोटी यूनिट की बात कर ली। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? लेटर्स होते हैं। तो लेटर्स कितने होते हैं? 26, और 26 लेटर को अल्फाबेट कहते हैं। एक बात बताइए, अल्फाबेट का प्लूरल हो सकता है क्या?
अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल ये तो सारे बच्चे जानते होंगे। सिंगुलर मीन्स एक, प्लूरल मीन्स दो या दो से अधिक, वो प्लूरल कहलाता है। एक बात बताइए, अल्फाबेट जो है ना, ये 26 लेटर्स को मिला करके अल्फाबेट कहा गया, इसलिए उसका प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जा सकता। अब बात करते हैं वर्ड की। वर्ड क्या होता है? लेटर को जब सही तरीके से कंबाइन करके बनाया गया, मीनिंगफुल तरीके से कंबाइन किया गया, तो बनता है क्या? वर्ड बनता है। और वर्ड को अगर अरेंज करना हमने शुरू किया तो सबसे पहले बनता है फ्रेज और फिर बनता है सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस भी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, विदाउट कंप्लीट मीनिंग। और इसकी कंप्लीट, जैसे ही गेव, उसने दिया, क्या दिया? सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं ही गेव मी चॉकलेट्स, उसने मुझे चॉकलेट दिया, ये मीनिंग क्या है? पूरी है, तो वो सेंटेंस कहलाता है। और अगर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स सही तरीके से ना हो तो सेंटेंस में आ जाते हैं सिंटैक्स एरर, और उसी एरर को दूर करने के लिए हम लोग पूरी की पूरी इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इसमें। हाँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, वर्ड को अलग अलग क्लासिफाई किया गया। अब उस क्लासिफिकेशन को ही कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स लैंग्वेज। अब क्या क्या है, कैसे कैसे वर्ड्स हैं? नाउन होता है, ये टोटल 8 टाइप्स होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। हम इसकी चर्चा अभी नहीं करने जा रहे हैं कि ये होता क्या क्या है। ये जब चैप्टर आएंगे मैं उस समय डिस्कस करूंगा ये होता क्या है। ये टाइप्स हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और क्या है? डिटरमाइनर। डिटरमाइनर्स क्या होता है? डिटरमाइनर्स एडजेक्टिव्स का कुछ पार्ट होता है। डिटरमाइन और लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन दैट फॉलो। जिस नाउन को डिटरमाइनर फॉलो करता है उसके मीनिंग को वो लिमिट करता है। ठीक है, उसके मीनिंग को क्या करता है? डिटरमाइन करता है या लिमिट करता है, वही डिटरमाइनर कहलाता है। जैसे इसके अंदर क्या क्या आता है? कुछ आर्टिकल्स और कुछ एडजेक्टिव्स, जैसे ये सब आते हैं। ठीक है, चलिए अभी इसकी चर्चा ना, जैसे आर्टिकल जब चैप्टर शुरू होता है उसमें इसकी विस्तृत चर्चा होती है, बिल्कुल एक्सप्लेन करके होती है, तो वहां हम लोग फिर देखेंगे कि और क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस के काइंड्स क्या क्या होते हैं? 4 काइंड्स होते हैं। पहला असर्टिव या डिक्लेरेटिव। असर्टिव या डिक्लेरेटिव क्या होता है? मान लिया कोई चीज डिक्लेयर किया जाना, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, तो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया एक जनरल स्टेटमेंट है कि इलेक्शन हुआ, रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, है ना। तो रिजल्ट डिक्लेयर किया गया विच मेक्स स्टेटमेंट और असर्शन। इसका मतलब कि जो जनरल सेंटेंस जो बोला जाता है, जैसे तान्या कम्स विथ हर यंगर ब्रदर, तान्या अपने छोटे भाई के साथ आती है, ये एक सिंपल सा एक सेंटेंस बोला गया, यही कहलाता है असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब क्या है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है कि क्वेश्चन पूछना। तो जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है वही सेंटेंस कैसा सेंटेंस? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर नेम, कुछ भी जिसमें क्वेश्चन पूछने का आए वही इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। उसके बाद है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस क्या? जैसे दरवाजे लगा दीजिए, खिड़कियां बंद कर दीजिए, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑफ द लाइट। अगर इस तरह का कमांड दिया जाए या फिर रिक्वेस्ट किया जाए, या इंट्रीटी मीन्स होता है विनती। इंट्रीटी मीन्स क्या होता है? विनती। किसी से विनती की जाए तो इस तरह का भाव अगर किसी सेंटेंस में अगर एक्सप्रेस किया जाए इन चीजों को, तो वो कहलाता है इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे शट द डोर, बी क्वाइट, हैव अ सीट, हैव अ सीट मतलब बैठिए। तो इस तरह का जो भी सेंटेंस है ना, कमांड दिया जाए, किसी को रिक्वेस्ट किया जाए, इंट्रीटी किया जाए, तो वो सेंटेंस कहलाते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे? जो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को आपको दिखाता है। जैसे आप देखते हैं ना, रोड पे चलते हैं, वाह कितनी अच्छी कार है, क्या बाइक है यार, मजा आ गया।
तो जो आपकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस हैं, व्यक्त करने वाले सेंटेंस हैं, वो कहलाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और ये साइन लिखा जाता है, इस साइन को कहा जाता है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। कोई दिक्कत? चलिए, उम्मीद है नहीं हुआ होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्या सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं? तो सेंटेंस दो पार्ट में होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? किसी न किसी का नाम लेते हैं, या तो किसी पर्सन का नाम लेते हैं, किसी वस्तु का नाम लेते हैं, किसी थिंग का नाम लेते हैं, कुछ ना कुछ हम नाम लेते हैं। जैसे गंगा नदी कहाँ से कहाँ बहती है, ऐसा कहते हैं। गंगा नदी सबसे बड़ी नदी है, कह सकते हैं। पटना बिहार की राजधानी है, सबसे पहले हमने क्या किया? पटना बोला। रवि अच्छा लड़का है, सबसे पहले हमने क्या किया? रवि एक नाम लिया। तो जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं ना, हम किसी न किसी का पहले क्या करते हैं? नाम लेते हैं। तो जिसका हमने नाम लिया वही सब्जेक्ट कहलाता है, और उसके बारे में जितनी बातें कही गई वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए, व्हेन वी मेक सेंटेंसेस, जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग। हम लोग क्या करते हैं? किसी पर्सन का या थिंग का नाम लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम कुछ कहते हैं, से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। उस पर्सन या थिंग के बारे में कुछ ना कुछ हम बोलते हैं। ये दो काम हम कर रहे हैं। तो पहला जो हमने नाम लिया, वी स्पीक अबाउट, कहने का मतलब जिसके बारे में हमने बोला, जिसके बारे में हमने बोला वही सब्जेक्ट, यानी कि जिसका हमने नाम लिया था। और जो जो बातें कही गई, टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दैट इज प्रेडिकेट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कहने का मतलब कि सेंटेंस बनाने के लिए हम लोगों ने जिसका नाम लिया वो सब्जेक्ट, और उसके बारे में जितनी बातें कही गई वो क्या? प्रेडिकेट। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। और ठीक है, सब्जेक्ट हमेशा कहां आता है? पहले आता है ज्यादातर। यूजुअली मतलब आमतौर पे सब्जेक्ट कहां लगा जाता है? जैसे ही लिव्स हियर, सब्जेक्ट कौन हो गया? रहने वाला, वह यहां रहता है। सब्जेक्ट कौन हो गया? ही। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये क्या हुआ? सब्जेक्ट कौन? ये हो गया। तो यूजुअली सब्जेक्ट जो है ना सेंटेंस में सबसे पहले लगाया जाता है, लेकिन कुछ खास मौके पे ये बाद में, जैसे हेयर कम्स द बस, बस यहां आती है। आने का काम कौन कर रहा है? बस। तो सब्जेक्ट कौन है? द बस। हाउ ऑनेस्ट ही इज, कितना ईमानदार है वह। देखिए, बोलने का तरीका हमारा बदल गया तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल गया, तो सब्जेक्ट बाद में भी लग गया। तो सब्जेक्ट लास्ट में भी आ सकता है, उससे पहले भी आ सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे थैंक यू, सब्जेक्ट कौन सा है? थैंक यू कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। किसको? सामने वाले को, थैंक यू। अब थैंक यू अगर बोला गया, किसने बोला? मैंने बोला। तो बोलने वाला ही क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। जो अंडरस्टूड है, ये आपको समझना पड़ेगा कि यहां लगा हुआ है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। आई थैंक यू, कहने का मतलब क्या? मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तो आई लिखने की जरूरत नहीं होती है। थैंक यू का मतलब हो जाता है कि मैं ही आपको बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। और क्या? हाँ, जैसे कुछ सेंटेंसेज है, इसमें आपको देखना है कि सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। तो ये करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट को अलग कर लेंगे, बाकी जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, हंसों का कुड़कुड़ाना, मतलब ये कैकलिंग ना गूज का ही गीज होता है, प्लूरल फॉर्म। तो वो जो है ना रोम को बचा गया। किसने बचाया? कैकलिंग ऑफ गीज। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? ये। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, कौन खड़ा है? सब्जेक्ट। तो इसी तरीके से ये कुछ सेंटेंसेज है। जैसे मान लिया जाए कि ऑल रोड्स लीड्स टू रोम, सारी सड़कें कहां को जाती है? रोम को। सब्जेक्ट कौन हुआ? ये। जैसे आई शॉट एन एरो इनटू द एयर, मैंने हवा में तीर चलाया। सब्जेक्ट कौन हो गया? आई। ठीक है, अब जैसे देखिए, अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर, शेफर्ड मीन्स जो
जानवर जो चराते हैं ना, चरवाहा, उनको कहा जाता है शेफर्ड। अ बार्किंग साउंड मतलब भौंकने की आवाज कौन सुनता है? कौन सुनता है? सुनने का काम कौन कर रहा है? शेफर्ड। तो सब्जेक्ट कौन है? शेफर्ड। तो ये कुछ सेंटेंसेज है, इसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, और जो बचेगा वो तो प्रेडिकेट ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। तो ये प्रैक्टिस थोड़ा करना है, ये बेसिक साइड प्रैक्टिस है जिसको करना बहुत जरूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। हाँ, अभी हमने क्या सीखा कि एवरी सेंटेंस रिक्वायर्स, हर सेंटेंस को जरूरत होती है किसकी? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। सब्जेक्ट तो समझ में आ गया कि वो होता क्या है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं ना कि कर्ता, काम करने वाले को ही कर्ता कहते हैं, यानी कि जो डूअर है, काम जो कर रहा है या जिसका हम नाम ले रहे हैं। देखिए, काम करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे रवि अच्छा लड़का है, यहाँ कोई काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी रवि तो सब्जेक्ट है ना। तो जिसका हमने नाम लिया या फिर जो काम कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन प्रेडिकेट क्या? तो प्रेडिकेट के दो पार्ट, एक वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट। एक वर्ब और दूसरा ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या होते हैं? हम इंग्लिश शुरू करने से पहले का टॉपिक हम लोग देख रहे हैं ना कि इसमें आखिर आता क्या क्या है। वर्ब क्या होता? वर्ब में देखिए, वर्ब हम चैप्टर नहीं बताने जा रहे हैं, बस उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ताकि जब इंग्लिश शुरू करें तो प्रॉब्लम हमें ना हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वर्ब के बारे में देखते हैं कि वो होता क्या है। हाँ, वर्ब देखने से पहले थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि अभी बात किया है हम लोग सब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए। तो सब्जेक्ट देखिए क्या क्या होता है। सब्जेक्ट में ही, यानी कि वह, शी, वह ही हो गया बॉय के लिए और शी हो गया गर्ल के लिए, एक लड़का के लिए और एक लड़की के लिए, मतलब मेल के लिए और फीमेल के लिए ही और शी। इट आ गया नॉन लिविंग के लिए, दे, वे लोग, वी, हम लोग, यू, तुम या तुम लोग, ये सारे सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। और इसी के लिए जो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है वो क्या है? ही के लिए हिम यूज होता है, शी के लिए हर, इट के लिए इट, दे के लिए देम, वी, अस, यू के लिए यू। और इसी का अगर एक ही अपना या अपने, जैसे उसने अपना काम कर लिया, उसने अपना काम कर लिया, ही हैज डन हिज वर्क। तो हिज क्या है? अपना, अपनी, अपने के लिए, ही के लिए हिज, ये सब आता जाता है। ठीक है, अब कह रहा है उसने खुद किया। उसने, अगर लड़के की बात होगी या मेल की बात होगी, उसके लिए उसने स्वयं किया, ही के लिए हिमसेल्फ, हर के लिए हरसेल्फ। मैंने स्वयं किया, आई के लिए माई सेल्फ। आई नहीं है क्या? अच्छा, तो आई भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं। आई के लिए क्या होगा? मी, यहां माई और यहां माई सेल्फ। ठीक है, ये होता है। इट के लिए इट सेल्फ, दे के लिए देम सेल्फ, वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ या योर सेल्फ। ठीक है, दोनों होता है। यू एक के लिए भी होता है और एक से ज्यादा के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये होता है कि सब्जेक्ट के रूप में ये यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में ये यूज करते हैं, और किसी का अगर है, उसका, उसकी, उन लोगों का, मेरा, हमारा, अगर ये होता है तो ये यूज होता है। ठीक है, और ये उसने स्वयं, तुमने खुद किया, तुमने खुद यानी योर सेल्फ, हम लोगों ने खुद, आवर सेल्फ, उन लोगों ने खुद, देम सेल्फ। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सा वर्ड है जो आपको, जैसे ही कोई भी चैप्टर शुरू हो, अगर सेंटेंस वहां बनाना आपने शुरू किया तो ये सब वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, तो वहां कंफ्यूज आपको नहीं होना है कि इसके लिए हम लोग क्या यूज करें और क्या यूज ना करें। तो ये बिल्कुल बिल्कुल इसको ध्यान रखिएगा, ये एकदम बेसिक सा चीज है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी है। ये हमेशा लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती करते ही करते हैं, तो गलतियां नहीं करनी है अपने को। चलिए, हाँ, अब हम देखते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है? वर्ब दो तरीके का होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है? ये भी दो पार्ट होता है इसका,
ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, इसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, जब वर्ब चैप्टर आएगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, या फिर मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल के ऊपर नहीं जाएंगे, प्राइमरी के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। और उससे पहले क्या है कि वर्ब फॉर्म्स देख लेते हैं। ये तो दो तरह का हुआ, लेकिन जो वर्ब हुए, कोई भी एक्शन, एक्शन ही कहलाता है ना वर्ब, कोई एक्शन हुआ वो वर्ब कहलाता है, ठीक है। तो वर्ब फॉर्म्स जो है ना, V1, V2, V3, V4, V5, इतना तरीके का होता है। ये जो होता है ये इसका नेचुरल फॉर्म है। ये क्या है? बेस फॉर्म। ये क्या है? बेस या फिर ओरिजिनल फॉर्म। जिस रूप में पहले से वर्ब होता है वही कहलाता है हमारा V1। V2 क्या होता है? जैसे गो का होता है वेंट, ये होता है गॉन, और ये होता है गोइंग, और ये गोज, ठीक है, या फिर गो ही होता है, ठीक है। देखिए V1, V2, V3, V4, V5, V4 के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले देखते हैं कि V4 में हम लोग क्या करते हैं कि V1 के साथ ing लगा देते हैं, और V5 के साथ क्या करते हैं? V1 के साथ s या es लगा देते हैं, ठीक है, वही V5 कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये तो हमेशा ing और ये s या es लगेगा, ठीक है, ये हमेशा ing और इसमें s या es लगेगा, चाहे वर्ब कोई भी हो। जैसे देख लीजिए, रीडिंग, और इसके लिए क्या होता है? रीड्स, ठीक है। तो उसमें तो s या es लगेगा, और s और s लगाने का कुछ तरीके हैं जो बाद में बताया जाएगा, और इसमें ing हमेशा लगाया जाता है। लेकिन V2 और V3 बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होता है? कैसे बनाएंगे? अब जैसे देखिए ना, रीड का क्या होता है? रीड, रेड, रेड। देखिए स्पेलिंग सेम है, लेकिन बोलने का जो ढंग है वो बदल गया है। ये रीड है, ये रेड है, ये रेड है, ठीक है। तो ये V1, V2, V3 तीनों सेम भी हो सकता है, तीनों अलग भी हो सकता है, या फिर जैसे प्ले, प्ले में हमने क्या लगाया? प्लेड, प्लेड। तो V2 और V3 को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वर्ब को दो कैटेगरी में रखते हैं। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। अब वो क्या क्या है मैं एक बार बता देता हूं कि वो क्या क्या है। वर्ब की दो कैटेगरी है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब कैसा और इरेगुलर वर्ब कैसा? रेगुलर वर्ब वैसा वर्ब जिसका V2 और V3 बनाने के लिए हमेशा V1 के साथ या तो D या ED लगा देते हैं। इसमें भी वही काम करते हैं, D या ED लगा देते हैं। दिखना हमें चाहिए ED, ठीक है। रेगुलर वर्ब वैसे वर्ब जिसका V2 और V3 बनाने के लिए हम लोग उसके साथ या तो D या ED लगा देते हैं, यानी जिसके लास्ट में E होगा उसमें सिर्फ D लगाएंगे, और जिसमें E नहीं होगा उसमें ED लगा देंगे। दिखना चाहिए ED लास्ट में। तो ये होता है रेगुलर वर्ब। और इरेगुलर वर्ब क्या? जिसका तीनों सेम हो सकता है, तीनों दो सेम हो सकता है, एक अलग हो सकता है, जिसका तीनों अलग हो सकता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, रेड, 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 पुट, पुट, पुट। तो ये होते हैं इरेगुलर वर्ब। करना क्या है अपने को कि इरेगुलर वर्ब की संख्या कम है, आपको जितने में काम चल जाए। वो इरेगुलर वर्ब मुश्किल से 100-125 के आसपास हैं। तो वो क्या करेंगे, हमें क्या करना होगा कि उन इरेगुलर वर्ब को याद कर लेंगे, और बाकी जो बचेगा उसका V2 V3 बनाने के लिए उसमें D और ED लगाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ इरेगुलर वर्ब का जो लिस्ट है वो हम आपको दे रहे हैं। उससे पहले ये देख लीजिए कि क्या होता है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहलाता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहलाता है? तीन फॉर्म होते हैं, टू डू, टू हैव एंड टू बी, ठीक है। डू, डज। देखिए इसका ये V1 है, V2 है, V3 है। वैसे ही हैव का
ये हैज या हैव होता है, ये V2 है, V3 है, सेम है। टू बी का इज एम आर वॉज वर पास्ट के लिए V2 V3। अब क्या करते हैं ना हम लोग कि इसी को हम लोग सेंटेंस में इंप्लीमेंट करते हैं। अब सेंटेंस में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग टेंस पढ़ते हैं। तो टेंस जब पढ़ेंगे तो इसमें कंफ्यूजन हम लोग को नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां स्ट्रक्चर बताया जाएगा आपको कि क्या यूज कर रहे हैं। तो वहां फिर आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं बताया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सिर्फ बोला जाएगा। तो उसका मतलब आपको समझना है कि अच्छा इसके लिए हम लोग ऐसा ऐसा यूज करते हैं। कभी कभी इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो डू से बनाएंगे, क्या तुम वहां रहते हो, डू यू लिव देयर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया, डू। डू का मतलब होता है करना, लेकिन यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तब यहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डू कैसे यूज हो गया। डू तो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, डू तो मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब का यूज जब हम मेन वर्ब के रूप में होगा वहां वो मेन वर्ब होगा, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, करने के सेंस में तो यूज नहीं हो रहा ना। क्या तुम वहां रहते हो, तो रहने का ये है ना मेन वर्ब, तो ये है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो यही आपको बाद में कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए ये छोटी छोटी बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जब भी इंग्लिश पढ़ना शुरू करें तो ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, अब जैसे देखिए बी, अभी हमने क्या कहा कि बी क्या है, बी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इसका प्रेजेंट में क्या है, इज एम आर, निगेटिव लगाएंगे उसके साथ नॉट लगा देंगे। पास्ट में क्या है, वॉज या वर, और फ्यूचर में क्या है, विल बी या वॉन्ट बी। ये बी का फॉर्म है। प्रेजेंट के लिए इज एम आर, पास्ट के लिए वॉज वर, और फ्यूचर के लिए विल बी या वॉन्ट बी। वॉन्ट बी निगेटिव के लिए वॉन्ट बी, ठीक है। और देखिए बी का और भी सेंस होता है, जैसे विल बी तो आपको पता चलेगा क्या होता है, होगा या बनेगा। वुड बी होने वाला, कुड बी हो सकता है, मे बी शायद, शुड बी होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना जरूरी चीज है ना। जैसे ही आप सेंटेंस बनाना जब शुरू करेंगे, टेंस पढ़ना शुरू करेंगे, तो देखिए जब भी चैप्टर होगा ना तो हर एक बातों का जिक्र हर एक चैप्टर में हो जाए, ये संभव नहीं है। ये सेशन इसीलिए है कि जो बारीकियां हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उसको अभी सीख लेंगे ताकि जब चैप्टर पे आए तो वहां हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ, अभी हमने कहा आपको कि कुछ इरेगुलर वर्ब आपको दे दिए जा रहे हैं, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, ये सारे सेम हैं। तो हमने अभी कहा ना कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसका V2 V1 V2 V3 तीनों क्या होता है, सेम होता है। तो इनको याद कर लेंगे। याद करने में कितना ही मेहनत लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, आपको सारे के सारे याद हो जाएंगे। तो ऐसे ही और भी हैं, जैसे ये देखिए क्या है, बेंड बेंट बेंट, बाइंड बाउंड बाउंड। ये क्या है ना कि V2 और V3 दोनों क्या है, सेम है। ये दोनों क्या है, सेम है, ठीक है। ये अलग है, इसका V2 और V3 सेम है। इसे भी याद करने में मुश्किल से उसमें 5 मिनट, तो इसमें 7 मिनट्स। तो ये कुछ कुछ जो बेसिक चीजें हैं उसको आपको याद रख लेना है। जैसे यहां भी देखिए, ये है से, सेड सेड, नील नेल्ट नेल्ट। ये आपको देखिए जो चीजें याद रखने वाली हैं, ध्यान में रखना है, वो आपको याद करना पड़ेगा। बाकी चीजें हम यहां आपको बताएंगे। हाँ, जैसे कुछ देखिए, जैसे बेसिक सा वर्ड है, जैसे बहुत, हम लोग हमेशा यूज करते हैं, वह बहुत अच्छा लड़का है, तुमने बहुत बढ़िया खेला, बोलते हैं ना। तो देखिए जब एडजेक्टिव से पहले अगर बहुत का यूज होगा, जैसे वह बहुत अच्छा लड़का है, एडजेक्टिव है ना, अच्छा लड़का है, तो क्या लगाएंगे, ही इज अ वेरी गुड बॉय। गुड क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पहले क्या लगता है, वेरी या टू। टू एक निगेटिव वर्ड है, टू क्या है, निगेटिव वर्ड है। जैसे द लगेज इज टू हैवी टू कैरी,
मतलब ये टू हैवी क्या है, एडजेक्टिव। ये नेगेटिव इसलिए आ गया कि लगेज इतना भारी है कि कैरी नहीं किया जा सकता। टू क्या है, नेगेटिव वर्ड है, लेकिन आया एडजेक्टिव के पहले ही, ठीक है। तो एडजेक्टिव के पहले बहुत अगर यूज हो तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, वेरी या फिर टू यूज करते हैं। वर्ब के लिए अगर यूज करना है, जैसे मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, तो उसके लिए क्या यूज होता है, माई मॉम लव्स मी अ लॉट, या फिर अ लॉट या लाइक एनीथिंग। देखिए ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, लाइक एनीथिंग, इसका मतलब होता है बेहद। क्या होता है, बेहद। कोई चीज यानी कि कोई वस्तु, उससे पहले कोई थिंग के पहले लगाना है तो अ लॉट ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे मेरे पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। आई हैव वेरी चॉकलेट नहीं कहेंगे, या आई हैव अ लॉट चॉकलेट नहीं कहेंगे, आई हैव अ लॉट ऑफ चॉकलेट्स। कोई चीज के पहले अगर लगाना है तो अ लॉट ऑफ लगता है। समथिंग के लिए हम लोग कोई भी चीज के बारे में, जिसके बारे में बोल रहे हैं, जैसे हम लोग चॉकलेट के बारे में, तो हम लोग यहां पे चॉकलेट लगा सकते हैं, ठीक है। आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, आप बुक्स लगा सकते हैं, कोई भी थिंग्स आप लगा सकते हैं, है ना। तो अगर कोई चीज के पहले लगाना है तो अ लॉट ऑफ लगेगा। वर्ब के लिए अ लॉट या लाइक एनीथिंग लगेगा। एडजेक्टिव के पहले वेरी या टू, वेरी पॉजिटिव सेंस में, टू हमेशा नेगेटिव सेंस में लगता है। बोलता है ना वो इतना बदमाश है कि क्या कहें। इतना, इतनी या इतने के लिए अगर एडजेक्टिव के पहले यूज होता है तो सो, नाउन के पहले अगर यूज होता है तो सच, आ या एन। आ और एन डिपेंड करेगा कि वोवेल है आगे या फिर कॉन्सोनेंट है। कोई चीज के पहले अगर लगाना है तो सच अ लॉट ऑफ समथिंग। वैसे ही समथिंग के लिए कुछ भी आप जोड़ सकते हैं वहां पे, ठीक है। ये इतना, इतनी या इतने के लिए आता है। जैसे कई बार हमने उसे समझाया, मेनी टाइम्स या अ नंबर ऑफ टाइम्स आई मेड हिम अंडरस्टैंड। क्या यूज होता है कई बार के लिए, मेनी टाइम्स या फिर अ नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे हम कहेंगे कि कई बार मैंने उसे समझाया, कई बार मैंने उसे समझाया, मतलब मेनी टाइम्स आई मेड हिम अंडरस्टैंड। देखिए मेक समबडी अंडरस्टैंड का मतलब था समझाना, और अंडरस्टैंड का मतलब समझना। ये बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि मेक समबडी अंडरस्टैंड का मतलब समझाना होता है। आप किसी से पूछ लीजिए कि उसको समझा दो, इसका बताइए आपकी कैसे बनेगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, अच्छा समझाना का क्या होगा, ठीक है। तो ये बारीकियां हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप अगर सीख लेते हैं तो इंग्लिश जिस दिन से शुरू करेंगे उस दिन से आपको आसान लगनी शुरू हो जाएगी, और एक एक चीज़ें, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, वो भी बेहतर तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जो इरेगुलर वर्ब दिए गए हैं उसको आप एक बार देखने की कोशिश कीजिए, उसको याद कीजिए, और जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का प्रैक्टिस के लिए जो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कीजिए। बस इतना ही आपको करना है, उसके बाद से इंग्लिश शुरू कर देनी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।